हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जटैन क्लासेस पे। तो भाई लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो चैप्टर किया था वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम आज फिर से आ गए हैं नया चैप्टर लेकर पेज सीरीज के अंदर, जहां पर हम रिवीजन सीरीज को चलाए हुए हैं। नया चैप्टर हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहें मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए लगभग 118 के आसपास एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट है टोटल। उनमें से कुछ एलिमेंट मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं और कुछ एलिमेंट्स गिने चुने एलिमेंट्स मेटलोइड्स हैं। तो 118 एलिमेंट में से लगभग 22 एलिमेंट्स जो हैं, 22 एलिमेंट्स वो क्या है हमारे पास? नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स। कितने एलिमेंट है हमारे पास नॉन मेटल? लगभग 22 एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं। और आपने यदि जिगजैग लाइन देखी हो तो वहां पर लगभग 7 के आसपास जो एलिमेंट हैं वो क्या है हमारे पास? मेटलोइड्स हैं। मेटलोइड्स। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है हमारे पास, रिमेनिंग एलिमेंट्स, वो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या है हमारे पास? मेटल्स है। तो व्हाट डू वी मीन बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? मैं आपको बता देता हूं इस पूरे चैप्टर को हम किस तरह से टैकल करने वाले हैं आज। तो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। फिर हम पढ़ेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसी के साथ वो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाने वाली है नॉन मेटल्स या फिर मेटल्स भी। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे ओर्स वगैरह के बारे में, जहां से हम मेटल्स को डिराइव कर पाते हैं, ऑब्टेन कर पाते हैं। 3 स्टेप में ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो गिवन सब्सटेंस है वो हमारे पास मेटल है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम मेटल्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्लियर? नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग इनके ऑपोजिट रहेंगी। क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं हार्डनेस। तो जनरली जो मेटल्स होती हैं बच्चे वो क्या होती हैं हमारे पास? हार्ड होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड। जैसे लोहा है, आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, आपके पास ये सिल्वर है, ये सब क्या होती हैं? हार्ड। लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी मेटल है, दो, सोडियम और पोटेशियम, जिनको आप चाकू से काट सकते हो आसानी से। किसकी हेल्प से काट सकते हो? चाकू की हेल्प से उनको काट सकते हो। किसको? सोडियम और पोटेशियम को। इट मीन सोडियम और पोटेशियम हमारे पास क्या होती हैं? थोड़ी सी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ये क्वेश्चन आप साथ साथ में याद करते चलेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूं, यहां पर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे? हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। मीन्स आप मेटल्स को यदि पिघलाओगे, मेल्ट करोगे, तो हाई टेम्परेचर पे जाकर वो क्या होंगी? मेल्ट होंगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है टंगस्टन का बच्चे। किसका होता है? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अप्रोक्सीमेशन में चल रहे भाई, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आप मैच कर लेना। 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। W से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लोहा भी ज्यादा टेम्परेचर पे जाकर पिघलता है। लेकिन बच्चे यहां पर यदि मैं बात करूं, मरकरी एक ऐसी मेटल है, मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? लिक्विड होती है। अरे सर ये क्या बात है? Hg से इसको डिनोट करेंगे। जनरली तो मेटल्स हार्ड होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती, लेकिन मरकरी क्या है हमारे पास? रूम टेम्परेचर पे बेचारी लिक्विड स्टेट में बैठी हुई है, लिक्विड में। और इसी मरकरी का यूज कहां पर किया जाता है? थर्मोमीटर्स के अंदर बच्चे। कहां किया जाता है? थर्मोमीटर्स के अंदर मरकरी का प्रयोग किया जाता है। थर्ड आता है बच्चे सोनोरिटी। सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड पैदा करना। जब मेटल्स को आपस में टकराया जाता है मेटल्स को, तो वहां से साउंड पैदा होती है। देखिए ये तो हालांकि नॉन मेटल्स है, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन घर पे जो बर्तन है, गिलास वगैरह जब गिर जाता है नीचे तो बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करता है। तो ये सोनोरिटी को शो करता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट आए, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं बच्चे हमारे पास? ये गुड कंडक्टर होती हैं।
मेटल्स। जनरली मेटल्स में से जो करंट है वो आसानी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। देखिए आप वायर्स घर पे बनी हुई है, कॉपर की वायर बनी हुई है, सिल्वर की वायर बनी हुई है, तो जो सिल्वर है यहाँ पर सबसे ज्यादा कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट को बहुत आसानी से। कौन? सिल्वर। एजी का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे? सिल्वर से हमारा मतलब है एजी। क्लियर है? नेक्स्ट, हीट की कंडक्टर होती हैं भाई आसानी से, ये हीट को भी क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं आसानी से। देखिए हीट के कंडक्शन का मतलब क्या है, आप खुद से देखो, घर पे प्रेशर कुकर वगैरह ये कि जिस भी मेटल के बने होते हैं तो आप आग के ऊपर रखते हो आसानी से गर्म हो जाते, नहीं हो जाते, तो इसका मतलब वो हीट के भी कंडक्टर होती हैं। किन की बात करूं? यदि मैं मेटल्स की बात करूं तो चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे आता हमारे पास डक्टाइल नेचर होता है इनके अंदर, डक्टिलिटी होती है। क्या होती है बच्चे इनके अंदर? डक्टिलिटी होती है। व्हाट डू वी मीन बाय डक्टिलिटी? हाँ जी, व्हाट डू वी मीन बाय डक्टिलिटी? तो भाई डक्टिलिटी का मतलब होता है हमारे पास कि मेटल्स में को मेल्ट करके उनमें से लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं, लंबी लंबी क्या बना सकते हैं, मेटल्स की तारे बना सकते हैं, लंबी लंबी वायर्स हम आसानी से बना पाएंगे। किनकी? मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स को पिघलाकर लंबी लंबी वायर वहां पर आसानी से बनाई जा सकती है। तो सबसे जो डक्टाइल मेटल होती है वो हमारे पास गोल्ड होती है भाई। गोल्ड की आप सबसे पतली तार बना सकते हो गोल्ड की। और उसके बाद आती है डक्टिलिटी में सिल्वर। कौन आती है बच्चे? सिल्वर। आप देखिए बड़े बड़े जो खंबे होते हैं उनपे सिल्वर की वायर्स लगी होती हैं। गोल्ड तो खैर इतना अवेलेबल है नहीं हमारे पास, तो गोल्ड की तो क्या तार बनाएंगे हम। तो डक्टिलिटी का मतलब है लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट करने ना मेटल्स को पिघलाकर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैलिएबिलिटी। क्या आता है बच्चे हमारे पास नेक्स्ट? मैलिएबिलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी का मतलब है मेटल्स को आप ऐसे पिटोगे ऐसे हथौड़े के साथ या किसी भी चीज के साथ, तो वो पतली पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, थिन शीट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं ऑन हैमरिंग। ऑन हैमरिंग मतलब पीटने पर वो पतली पतली चादरों के अंदर क्या हो जाती है? टूट जाती हैं। तो ये कहलाता है हमारे पास मैलिएबिलिटी कहलाता है। अगेन गोल्ड जो होती है वो सबसे अच्छी मैलिएबल मेटल होती है, और उसके बाद आती है सिल्वर, चांदी जिसको बोला जाता है। आगे आता हमारे पास बचे डेंसिटी। क्या आता है? डेंसिटी। जो मेटल्स होती हैं जनरली उनकी हाई डेंसिटी होती है बच्चे। क्या होती है? उनकी हाई डेंसिटी होती है। तो व्हाट डू वी मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। क्या होती है बच्चे? मास बाय वॉल्यूम। देखो डेंसिटी का मतलब ऐसे समझो, मैं आपको लोहे की गोली दूं, इतने साइज की लोहे की गोली, एक कांच की गोली दूं, तो बताइए वजन किस में ज्यादा होगा? सोचो खुद, किस में ज्यादा? लोहे में ज्यादा होगा ना, क्योंकि लोहे की डेंसिटी कांच से क्या होती है? ज्यादा। तो ये है डेंसिटी। तो मेटल्स की जनरली क्या होती है बच्चे हमारे पास? हाई डेंसिटी होती है। क्लियर है? कर लेंगे? यस सर, बिल्कुल कर लेंगे। जो मेटल होती है बच्चे उनके अंदर लस्सर मतलब चमक होती है। मेटल के अंदर अपनी एक चमक होती है। जनरली आप देखोगे गोल्ड वगैरह चमकता दिखेगा आप लोगों को। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल की। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं। हार्ड होती हैं। कौन हार्ड नहीं होती? सोडियम और पोटेशियम चाकू से काट सकते हो। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सोनोरिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होती है, हीट की कंडक्टर होती है, डक्टिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी होती है, डेंसिटी हाई होती है, और उनके अंदर क्या होती है? चमक। तो इसी के साथ ही कंपेयर करूंगा भाई मैं यहाँ पर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को। आप लिखते चलेंगे साथ साथ में नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती, वो क्या होती हैं? सॉफ्ट। ज्यादातर नॉन मेटल्स आपके पास क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। क्या होती हैं? गैसेस। क्लियर है? लेकिन डायमंड, यदि मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड बेटा क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो ये एक्सेप्शंस जो है साथ साथ में वो याद करते चलेंगे। डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है? हार्ड होता है। लेकिन जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती है हमारे पास? सॉफ्ट होती हैं। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। मेटल, नॉन मेटल तो बेचारे गैसियस फॉर्म में मिलेंगे आपको, बताइए उनका कहां से मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा? सोचो खुद से। लेकिन बच्चे लेकिन यहां पर यदि मैं बात करूं तो जो डायमंड है, डायमंड और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। किसका? डायमंड का और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो यहां पर लिखा हुआ मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलती है, लेकिन वो तो मेटल होती है। आप याद रखिए ब्रोमीन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, सॉरी नॉन मेटल ऐसी है
जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ब्रोमीन नॉन मेटल होते हुए भी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ठीक है, ये पॉइंट मैं साथ साथ में नोट करवा रहा हूं तो आप करते रहेंगे। साउंड, नॉन मेटल्स में जनरली कोई साउंड नहीं होती है टकराने के बाद। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती है नॉन मेटल्स। लेकिन ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है बच्चे। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। हीट की कंडक्टर जनरली नॉन मेटल्स नहीं होती हैं हमारे पास। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। डक्टिलिटी की बात करें, नॉन मेटल्स में डक्टाइल नेचर नहीं होता। मैलिएबिलिटी की बात करें तो मेटल्स में मैलिएबल करैक्टर नहीं होता। डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, कम होती है। चमक की बात करें तो नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन बच्चे, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो चमकदार होती है। और इवन डायमंड जो होता है, डायमंड वो भी हमारे पास क्या होता है बच्चे, लसरस होता है, चमक होता है, उस चमक होती है उसके अंदर भी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर है। यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किस तरह से, कि चमकदार नॉन मेटल का नाम बताइए, आयोडीन है। ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो ब्रोमीन आएगा बच्चे। क्या आएगा, ब्रोमीन। ऐसी नॉन मेटल बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, तो ग्रेफाइट आएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसी मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो मरकरी आएगी। तो कुछ इस तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप यहां से बिल्कुल अच्छे से ग्रैब कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की तरफ। जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली आती बच्चे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो खुद से सोचिए ना, कोई चीज या कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चे, ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। याद रख लेना आपको, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, और नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड। जिसके साथ भी जो बनाएगा उसके पीछे आइड लगा देंगे, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है और सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पर गोल्ड। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी घट रही है, आप देख लीजिए ध्यान से। तो जो एक्टिव मेटल है लाइक पोटेशियम है, ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है। सोडियम है, तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगी, रिएक्ट कर लेगी। कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्या कर लेगी, रिएक्ट कर लेगी। तो क्या बनाएगी, अपना ऑक्साइड बनाएगी। बताइए पोटेशियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो आंसर आएगा भाई K2O। सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O। कैल्शियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। मैग्नीशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चा बनता है MgO बनता है। बैलेंस आप कर लेंगे, मैंने बैलेंस यहां पर नहीं की है, बैलेंसिंग नहीं करी। आपने लैब में मैग्नीशियम रिबन को जलाकर देखा होगा। यहां पर ये मैग्नीशियम रिबन है, तो जब जलता है तो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ये डेजलिंग फ्लेम, सर ये डेजलिंग फ्लेम क्या होती है, डेजलिंग फ्लेम का मतलब होता है जहां पर वेल्डिंग करते हुए आपने देखा होगा वहां पर एक सफेद रंग की लाइट निकलती है, बहुत तेज उसकी लाइट होती है। या फुलझड़ी जब आप जलाते हैं उस टाइम पे जो व्हाइट कलर की लाइट निकलती है वो डेजलिंग फ्लेम होती है हमारे पास। तो मैग्नीशियम डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। तो जनरली जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है बच्चे, ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वो नेचर में कैसे होते हैं भाई, बेसिक होते हैं। अब बेसिक का मतलब आप समझ गए हैं, हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। जब आप जैसे ये मेटल के जो ऑक्साइड है ना, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको आप पानी, इनके ऑक्साइड को पानी में डालोगे और उसमें आप वो लगाते हो उसके अंदर आप ये लिटमस पेपर, तो वो रेड से ब्लू हो जाता है। शो करता है कि मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। लेकिन दो ऑक्साइड आपको याद रखने हैं भाई, वो एम्फोटेरिक होते हैं, और वो होते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। कैसे होते हैं बच्चे वो नेचर में, एम्फोटेरिक। व्हाट डू वी मीन बाय एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब दोगले। दोगले का मतलब जिनका दोनों तरह का नेचर है, एसिडिक भी और बेसिक भी। एम्फोटेरिक का मतलब है जो एसिडिक भी है प्लस में जो बेसिक भी है। ऐसे ऑक्साइड्स को बच्चे क्या बोला जाता है हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। तो ये थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जल्दी से रिएक्ट कर लेती है ऑक्सीजन के साथ,
जो कम रिएक्टिव मेटल है वो इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती, वो गर्म करने पर या किसी और कंडीशंस पे रिएक्ट करती हैं। मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर जनरली बेसिक होता है, बट ये दो ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। सेकंड आता बच्चे हमारे पास रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, बताइए एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल क्या होगा, बोलिए। मैं लिख देता हूं यहां पर जिंक प्लस H2SO4। कोई दूसरा एसिड ले लीजिए, आप ले लीजिए यहां पर मैग्नीशियम प्लस में HCl। कोई और मेटल ले लीजिए, आपने ले लिया यहां पर पोटेशियम प्लस में H2SO4। क्लियर है। कोई और मेटल ले लीजिए, आप यहां पर ले लीजिए Fe प्लस में H2SO4। तो चलिए भाई नेक्स्ट ले लूं मैं यहां पर कॉपर प्लस में H2SO4। तो सोचिए क्या हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर क्या होगा, देखिए बच्चे, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। देखो जिंक यहां पर, सॉरी हाइड्रोजन से है, यहां पर हाइड्रोजन है, जिंक और हाइड्रोजन यहां पर तो बिल्कुल रिएक्टिव है सर। तो जिंक हाइड्रोजन को धक्का मार देगी तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस में H2 गैस निकल जाएगी। कौन सी साउंड के साथ निकलेगी, पॉप साउंड के साथ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो बना लेती हैं अपना सोल्ट। क्या बना लेती हैं, अपना सोल्ट, और प्लस में छोड़ देंगी हाइड्रोजन गैस। यदि वो मेटल हाइड्रोजन गैस से ज्यादा रिएक्टिव है तो की कंडीशन है ये। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को धक्का मारेगी, आप ऊपर से देख लीजिए, तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में H2। पोटेशियम हाइड्रोजन को धक्का मारेगी तो बन जाएगा K2SO4 प्लस में H2। आयरन H2 को धक्का मारेगा तो बन जाएगा FeSO4 प्लस में H2। अरे कॉपर हाइड्रोजन को धक्का नहीं मारेगा तो यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्लियर है। तो इसका मतलब मेटल्स के साथ जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोल्ट बन जाते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। यह आप थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, याद रख लेंगे। क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि बच्चे नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। भाई एक नंबर में यदि सीबीएसई ने डिफिकल्ट पेपर बनाए तो पूछेंगे आपसे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड देयर विल बी नो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, नहीं निकलेगी। वहां पर जनरली NO2 गैस निकलती है जो ब्राउन कलर की होती है। कैसे कलर की होती है बच्चे, जो ब्राउन यानी भूरे रंग की होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। तो भाई यहां पर मैं तीन तरह की रिएक्शन लिखना चाहूंगा पानी के साथ जब मेटल रिएक्ट करती हैं, तो आप उसको समराइज करने की कोशिश करना। ऐसी मेटल जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करती है, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करती है, और जो स्टीम होती है, वाटर की भाप होती है, उन तीनों के साथ, मतलब 3 फॉर्म ऑफ वाटर के साथ जो रिएक्ट कर लेती है वो मेटल। तो उसमें जनरली हमारे पास आता है बच्चे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। इनमें आप किसी भी तरह का पानी डाल दीजिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास वो मेटल जो जनरली हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो वो है हमारे पास बच्चे मैग्नीशियम। इसमें पानी या तो गर्म डालना पड़ेगा, हॉट वाटर, तभी ये क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। हम देखेंगे रिएक्शन करके क्या बनेगा। फिर आती है हमारे पास ऐसी मेटल जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी, वो गर्म पानी या फिर ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ स्टीम के साथ। तो वहां पर आ जाती है हमारे पास एल्यूमिनियम, और आ जाती है हमारे पास आयरन भी आ जाती है, और जिंक भी आ जाती है। भाई जिंक भी आ जाती है, ठीक है। ठीक, ये आप पानी यहां पर गैसियस फॉर्म में है बच्चे, जी लिख रहा हूं मैं, गैसियस मतलब स्टीम फॉर्म में। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चे आप लोग, देखिए क्या है। यदि जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो आसानी से रिएक्शन कर लेगी। सोचो ना, एक बंदा है जो लड़ना ही नहीं चाहता, भाई बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता, तो आप उससे लड़ोगे तो लड़ेगा नहीं, आप उसको चार्ज अप करना पड़ेगा। आपको पहले उसको भड़काओ, किसी भी तरह से तैयार करो ना लड़ाई के लिए। तो लेस रिएक्टिव मेटल लड़ाई नहीं करेंगे आसानी से, उनके लिए आपको गर्मी चाहिए। गर्मी मतलब पानी स्टीम की फॉर्म में चाहिए। अब ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं बच्चे, ये तो ठंडे पानी को भी देख लेती हैं, सबको देख लेती हैं। और ये क्या बना लेती हैं, अपने हाइड्रोक्साइड्स बना लेती हैं। मैं आप यहां पर लिख दूं, क्या बना लेंगे, अपने हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे। तो देखिए पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा, KOH। सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा, NaOH। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस। प्लस में प्लस में प्लस में, यहां पर बच्चे H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस।
और जो पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन है बच्चे पानी के साथ, वो तो बहुत ज्यादा विग्रस होती है। विग्रस, विग्रस मतलब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलने का मतलब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसके कारण पोटेशियम और सोडियम जब जलती हैं तो वो आग पकड़ लेती हैं। पानी में उनको डालते हो तो उनमें क्या लग जाती है, जनरली आग लग जाती है। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। कौन से ऑयल में डुबो कर रखते हैं भाई? केरोसिन ऑयल में। क्यों? क्योंकि उनको यदि पानी के कांटेक्ट में आ गई तो सोडियम अपने हाइड्रोक्साइड बनाकर तुरंत हाइड्रोजन छोड़ देंगे और आग लग जाएगी भाई, दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। चलिए, हॉट वाटर के साथ जब मैग्नीशियम रिएक्ट करती है तो क्या बनता है भाई? मैग्नीशियम का भी हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पर MgOH2 और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? H2। तो क्या सर मैग्नीशियम और कैल्शियम में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये आग नहीं पकड़ती? तो आंसर आएगा नहीं बेटा, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन होती है वो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती कि वो हाइड्रोजन आग पकड़ ले। स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगी तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगी, यहां पर बनेगा बच्चे ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चे? ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा यहां पर Al2O3, आयरन का ऑक्साइड बनेगा बच्चे Fe2O3, जिंक का ऑक्साइड बनेगा बच्चे ZnO प्लस 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 कौन सी गैस? H2 गैस निकल जाएगी। और इस तरह से जो मेटल्स हैं जनरली वो किसके साथ रिएक्ट करेंगी? पानी के साथ। और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है हाउ डू दे रिएक्ट विद वाटर। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाता हमारे पास रिएक्शन विद नॉन मेटल। सब भाई मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगी? तो ये सोचने वाली बात है। जनरली आपको देखिए यहां पर जो मेटल्स होती हैं बच्चे वो होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लॉस कर दे। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें बच्चे? गेन कर लें। वो क्या होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं। तो देखिए मेटल्स क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। जैसे बच्चे सोडियम है, सोडियम 11वें नंबर पे आता है, 2 8 1। तो इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन। ये मान लीजिए क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन कौन से नंबर पे आती है? 17वें पे। तो 2 8 7, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में दिखाते हैं हमेशा। सोडियम को क्लोरीन कहता है कि सोडियम भाई तेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो बताइए बच्चे सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? आप 2 2 4 2 6 7, तो इसके थे 1 2 3 4 5 6 7, और एक वाला ये इलेक्ट्रॉन आ गया 8। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। और क्या बन गया यहाँ पर? NaCl बन गया। क्या बन गया? NaCl। तो जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो बच्चे आयनिक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। चलिए कैल्शियम की कहानी देख लेते हैं। कैल्शियम 2 8 8 2, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 2। इसके पास क्लोरीन आई रिएक्ट करने के लिए, बोली 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। बोली तेरे इलेक्ट्रॉन दे दे। कैल्शियम बोला, अरे बेवकूफ है क्या क्लोरीन, मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, लेकिन तू तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकती है। तो बोली चलो एक और क्लोरीन को बुला लेती हूं मैं। तो एक और क्लोरीन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां। तो बच्चे बताइए कैल्शियम पे कौन सा चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया है? 2 पॉजिटिव। और क्लोरीन पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज आया। कई बच्चे बेवकूफ गधे होते हैं जो यहाँ 2 माइनस कर देते हैं। क्यों सर, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 माइनस? अरे नहीं, माइनस तो एक ही आएगा, लेकिन क्लोरीन के पांव में 2 लिख दोगे आप। कहां लिख दोगे? पांव में 2। तो इस तरह से यहां पर क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा या बन जाएगा। तो इस तरह से जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी तो कैटायन बना लेंगी बच्चे। क्या बना लेंगी? कैटायन। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी तो क्या बना लेंगी बच्चे? एनायन बना लेंगी। एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैटायन एंड आयनिक इंटरेक्शन के कारण उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है? आयनिक बॉन्ड बन जाता है। कर लेंगे? हाँ जी सर कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है भाई, कर लोगे तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स। ये भी भाई पूछ सकते हैं आपसे। मान लीजिए यहां पर मैं लिख दूं कि जिंक है, वो कॉपर के सोल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन विद मेटल सोल्ट ना, ये दूसरी मेटल का सोल्ट है, कॉपर का सोल्ट है, ये लो कॉपर सल्फेट। आयरन रिएक्ट कर रहा है बच्चे कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, यहां पर आयरन रिएक्ट कर रहा है फिर जिंक सल्फेट के साथ। ठीक है, क्लियर है। यहां पर पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है बच्चे ZnSO4 के साथ। तो आपको देखना कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये कैसे पता करेगा? आप ये पता कर पाओगे रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से।
बताइए जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है? देखो जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, बिल्कुल है सर रिएक्टिव। तो यहां पर बन जाएगा बच्चे जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, तो यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए आयरन कॉपर को हटा देगा? सर बिल्कुल हटा देगा। तो आ जाएगा यहां पर FeSO4 प्लस में आ जाएगा Cu। क्या आयरन जिंक को हटा पाएगा? तो आंसर आएगा नहीं, नहीं, लेस रिएक्टिव है। क्या पोटेशियम जिंक को हटा पाएगा? बिल्कुल हटा पाएगा। तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम सल्फेट प्लस में आ जाएगा बच्चे जिंक। तो आपको चेक करना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये चेक कर पाएंगे आप रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है यहां पर। चलिए आ जाते हैं हमारे पास, क्या पढ़ रहे थे हम? रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, विद बेस। यहां पर ये रिएक्शन हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी करी थी, यहां पर भी करवा रहे हैं आपको। सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो याद रखनी है, और बच्चों को ये जनरली याद नहीं होती, मैंने वहां पर भी बोला था आपको। तो देखिए जिंक है यहां पर, मेटल लेनी जिंक, बेस लेना आपको NaOH। तो जिंक मेटल को जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पानी के एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा, वो किसी को याद नहीं रहता, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट इसको बोला जाता है बच्चे। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहां पर मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट होती हैं। किस किस के साथ रिएक्शन करवाई हमने? ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ, नॉन मेटल के साथ, पानी के साथ, और बेस के साथ, और मेटल्स के दूसरे सोल्ट के साथ। आई होप क्लियर है। बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की तरफ। यहां पर आपको एक दो ही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं बच्चे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो भैया मैंने पीछे बोला था रिएक्शन विद ऑक्सीजन जब भी होगी तो क्या बनेंगे हमारे पास? ऑक्साइड्स बनेंगे, ऑक्साइड। जैसे बच्चे कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2। सल्फर है बच्चे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। क्या बनाने वाला है? SO2 बनाने वाला है। तो इसका मतलब यहां पर भी ऑक्साइड्स बनेंगे। तो आप लिख लीजिए नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। बट मेटल के कैसे थे? बेसिक थे नेचर के अंदर, ठीक है। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जहां पर किसी एनवायरमेंट में CO2 ज्यादा है, SO2 गैस ज्यादा है कहीं पर, मान लीजिए आपके चारों तरफ, तो वहां पर जब बारिश होती है तो वो एसिडिक रेन क्यों होती? क्यों? क्योंकि देखिए चारों तरफ यदि CO2 ज्यादा है बच्चे और वो पानी के साथ मिलेगी तो क्या बना लेगी? H2CO3। तो क्या किसकी फॉर्म कर लेती है? वो एसिड की फॉर्मेशन वहां पर हो जाती है। एंड ड्यू टू दैट एसिड फॉर्मेशन वहां पर जो बारिश होती है उसको क्या बोला जाता है? एसिड रेन बोला जाता है। तो देखिए यहां से पता चल रहा है ना कि मेटल के ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, तो वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो न्यूट्रल होते हैं, भाई ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी है बच्चे, न्यूट्रल है। ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है या नहीं? देखो हाइड्रोजन का ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चे, CO, ये भी क्या है बच्चे? हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये थी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी किसकी? नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड्स। क्या बना लेती हैं? ऑक्साइड बना लेती हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। पानी के साथ जनरली नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती हैं आपस में, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आती है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल अभी हमने पीछे किया भाई, अभी थोड़ी देर पहले। चाहे मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे, चाहे नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करे, तो रिएक्शन तो एक जैसी होगी ना। तो रिएक्शन में तो कोई फर्क होना ही नहीं चाहिए, वेदर मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट विद मेटल, इसमें क्या फर्क है भाई? क्लियर है? हाँ जी सर, कर लेंगे ये भी हमारे पास, हम आसानी से इसको कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। तो और कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रही नहीं है यहां पर। एक और कर सकते हो, रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी बच्चे? क्लोराइड बनाएगी। क्या बनाएगी? क्लोराइड। तो यहां पर बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा यहां पर? HCl। फॉस्फोरस है बच्चे, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? PCl3 या फिर PCl5, मतलब क्लोराइड बनेंगे यहां पर। क्या बन जाएंगे? क्लोराइड्स बन जाएंगे।
तो यहां पर नॉन मेटल्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कंप्लीट होती हैं। देख लीजिए, बस मेन तो यही है बस कि पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये देख लीजिए। बाकी आपको नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए भाई, इस नेक्स्ट हाफ पे आ गए हम। इस चैप्टर के आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हाफ में हमें पढ़ना मेटलर्जी के बारे में। क्या मतलब है मेटलर्जी का? जैसे भाई मैं आपसे कहूं कि मेरे को लोहा चाहिए, आयरन, गोल्ड या कुछ भी चाहिए, मेरे को कॉपर, मरकरी, सिल्वर कुछ भी चाहिए, तो आप कहां जाओगे? फैक्ट्री में जाओगे। मान लीजिए फैक्ट्री में भी वो खत्म हो गए तो कहां जाओगे? फैक्ट्री से ऊपर कारखाने में जाओगे, कहीं पर वो भी खत्म, वहां पर भी खत्म हो, तो आप क्या करोगे? आयरन आपको मिल नहीं रहा लेकिन आपको जरूरत है, तो कहां जाओगे आप? धरती के अंदर जाओगे या नहीं जाओगे? धरती के अंदर आप ढूंढोगे आयरन है या नहीं है, तो आपको आयरन कैसे मिलेगा? आयरन मिलेगा आपको उसकी ओर की फॉर्म में। और मिलेंगे आपको मेटल्स के जनरली क्या मिलेंगे? ओर्स। हिंदी में इसको अयस्क बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? अयस्क। जैसे लावा जिसको बोला जाता है, आप देखो लोहा पिघला हुआ आपने देखा होगा, जनरली दिखाते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं तब दिखाते हैं। तो किसी भी मेटल को यदि आपको निकालना है तो आपको उसको सोर्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेटल बन कहां पर रही है, तो उसका सोर्स आएगा धरती के अंदर, क्रस्ट के अंदर, धरती के बिल्कुल वहां पर आपको मेटल मिलेगी ओर्स की फॉर्म में। क्या पहला क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आपको वहां पर जो मेटल मिलेगी वो प्योर फॉर्म में मिलेगी? तो आंसर आएगा बच्चे नहीं, प्योर फॉर्म में मेटल्स नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स क्या होती हैं बच्चे? जनरली रिएक्टिव होती हैं। तो वो किस फॉर्म में मिलेगी आपको? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। कंबाइंड फॉर्म मतलब किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके वो बैठी होंगी वहां पर। प्योर फॉर्म को बच्चे नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, नेटिव स्टेट भी बोला जाता है। लेकिन नेटिव स्टेट में आपको कुछ मेटल मिल सकती हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड नेटिव स्टेट में मिल सकती है, प्लेटिनम है, नेटिव स्टेट में मिल सकती है। जो मेटल जनरली रिएक्ट ही नहीं करती हैं वो तो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, लेकिन मोस्टली मेटल आपको किस फॉर्म में मिलेगी? कंबाइंड फॉर्म में। और कंबाइंड फॉर्म में वो आपको मिलेंगी ओर्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ओर्स की फॉर्म में। अपनी अपनी मेटल्स के अपने अपने ओर होते हैं। जैसे आयरन का ओर है मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सीडेराइट है, या आयरन के ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट है, ठीक है, मरकरी का ओर है सिनेबार है। तो मेटल के अपने अपने ओर होते हैं। तो ओर का क्या मतलब है? तो ओर क्या हमारे पास? इन विच अ मेटल इज प्रेजेंट, अ मेटल इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, जिसमें मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एंड दैट मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, और वहां से उस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब निकाल के लेके आ सकते हैं, बाहर निकाल के लेके आ सकते हैं। तो जहां पर वो मेटल मिलेगी और जहां से हम निकाल सकते हैं वो क्या कहलाता है? ओर कहलाता है। और वो जो सारे प्रोसेस आएंगे हमारे पास, सारे के सारे प्रोसेस, हम अंदर जाएंगे धरती के, वहां हम तो नहीं जाएंगे, जनरली मशीनें जाएंगी, वहां से ओर को बाहर निकालेंगे, फिर ओर को प्योरीफाई करेंगे, फिर मेटल निकलेगी, मेटल को प्योरीफाई करेंगे। तो उन प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है? सारों को मेटलर्जी बोला जाता है। तो अब हमें पढ़ना है बच्चे मेटलर्जी। तो यहां पर मैं मेटलर्जी किस तरह से पढ़ेंगे एक थोड़ा सा आपको आइडिया यहां पर दे देता हूं। आइडिया दे देता हूं क्या? साइड में ही लिख देता हूं थोड़ा सा वो, ताकि आपको पढ़ने में और मेरे को समझाने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हमें मिलेगा बच्चे इम्प्योर ओर। जो ओर होगा बच्चे वो किस फॉर्म में मिलेगा? हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा। ओर को भी तो प्योरीफाई करोगे आप, तो इम्प्योर ओर से आप बनाओगे बच्चे प्योर ओर। क्या बनाओगे बच्चे? प्योर ओर। यहां पर जो प्रोसेस आपको पढ़ना है वो एक ही प्रोसेस पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, वो होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, जिस मेथड से आप प्योरीफाई करोगे। अब प्योर ओर से आप कहां पर जाओगे बच्चे? ऑक्साइड बनाओगे मेटल के। अरे भाई, जो ओर होता है वो कार्बोनेट भी हो सकता है, उसके फॉर्मूले के पीछे कार्बोनेट भी हो सकता है, उसके फॉर्मूले के पीछे नाइट्रेट भी हो सकता है, उसके फॉर्मूले के पीछे हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है। तो उन सारे प्योर ओर से आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे उनको। किस में कन्वर्ट करोगे? ऑक्साइड में। तो यहां पर दो मेथड होंगे आपके पास, एक होगा रोस्टिंग और एक होगा आपके पास कैल्सिनेशन। इन दो मेथड से आओगे आप ऑक्साइड पे।
ऑक्साइड का फिर आप करवा देंगे बच्चे रिडक्शन, फिर आपको मिल जाएगी मेटल। क्या मिल जाएगी? मेटल। और फिर मेटल को करेंगे आप प्योरीफाई, तो आपको मिल जाएगी प्योर मेटल। क्या मिल जाएगी? प्योर मेटल। जो मेटल से प्योर मेटल के प्योरीफाई करने के जो मेथड है उनको जनरली रिफाइनिंग बोला जाता है। इसमें आपको दो मेथड पढ़ने हैं। पहला है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ना है आपको। दूसरा पढ़ना है आपको लिक्वेशन प्रोसेस। क्या पढ़ना है आपको? लिक्वेशन प्रोसेस। तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेथड पढ़ने हैं आपको और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चे? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा इम्प्योर ओर से बच्चे क्या बनाना? प्योर ओर। ठीक है, प्योर ओर से फिर क्या बनाना? ऑक्साइड। ऑक्साइड का रिडक्शन बना के क्या बना देना? मेटल। और मेटल की रिफाइनिंग करके क्या बना लेना? प्योर मेटल बना लेना। तो चलिए बढ़ते हैं। इम्प्योर ओर से प्योर ओर बनाने का पहला मेथड और वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है बच्चे? जल्दी जल्दी भाई, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो जनरली मैग्नेटिक सेपरेशन में उन ओर को हम प्योरीफाई करेंगे जिन ओर का नेचर अपने आप में मैग्नेटिक है। तो इसमें जनरली आयरन के जो ओर हैं और जो क्रोमियम के ओर हैं वो इंक्लूड होते हैं। आयरन के और क्रोमियम के ओर इसमें इंक्लूड होते हैं जिनको प्योरीफाई किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन से। होता क्या इसमें देख लीजिए, इसमें 2 पहिए लगे होते हैं, इस तरह से 2 व्हील्स लगे होते हैं, इनके ऊपर बेल्ट लगी होती है। जो ये पहिया होता है ये मैग्नेट, चुंबक का बना होता है, मैग्नेट का बना होता है। और आप क्या करोगे, जो आपके पास इम्प्योर ओर है ना, इम्प्योर ओर, उसको पीस कर ग्रिंड करके अच्छी तरह से इसमें डाल दोगे। प्योर ओर को, इम्प्योर ओर को सॉरी इसमें डाल दोगे। ठीक है, डाल दिया। अब इसमें 2 चीजें हैं, और प्लस इम्प्योरिटीज। प्लस में क्या है बच्चे? इम्प्योरिटीज। 2 चीजें है ना इसमें, और इम्प्योरिटीज। जनरली जो इम्प्योरिटीज होती है उनको गैंग बोला जाता है भाई। और के अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं? गैंग। तो देखिए, ये बेल्ट चलेगी इस तरह से और इस तरह से, और पहिया घूमेगा कुछ इस तरह से। तो खुद से सोचो, ये और इम्प्योरिटीज के ऊपर आ जाएंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पहिया तो चुंबक का बना हुआ है, तो इसमें जो और है जिसका नेचर कैसा है? मैग्नेटिक है, ये तो चुंबक के साथ चिपक जाएगा। ये लो, चिपक गया, है ना। लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं जो जनरली मैग्नेटिक नहीं है, तो वो कहां पड़ेंगी जाकर? इधर। इधर पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? इधर 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 इधर। लेकिन ये जो बेल्ट है ये इस पहिए से डिसअटैच हो रही है, नहीं हो रही यहां पर आकर, तो ये जो और होगा हमारे पास प्योरीफाई और, वो पड़ेगा यहां आकर। तो ये यहां पर तो मिलेगा हमें प्योर और यहां पर मिलेगी इंप्योरिटीज। तो आपको 2 ढेरिया यहां पर मिलेगी, और इस तरह से आप मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से आयरन और क्रोमियम के जो और हैं उनको क्या कर सकते हो? प्योरीफाई कर सकते हो। कर लेंगे। तो अब हम कहां खड़े हैं? इस पॉइंट पे आ गए हैं, प्योर ओर पे। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, तो अब हमें जाना है भाई प्योर ओर से ऑक्साइड पे। तो यहां पर 2 मेथड है जाने के। पहला मेथड है बच्चे हमारे पास रोस्टिंग, और दूसरा मेथड है बच्चे यहां पर कैल्सिनेशन। क्या है? कैल्सिनेशन। भाई इस पे स्टार लगा रहा हूं भाई मैं, आपके पेपर में ये आएगा क्वेश्चन, किसी न किसी कोड में पड़ा हुआ है ये क्वेश्चन। आप चाहे किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन चुटकियों में याद करेंगे। देखिए, रोस्टिंग, ध्यान से चलते रहना मेरे साथ। आर है ना यहां पर, आर से अगला वर्ड क्या होता है? एस। तो ये जनरली सल्फाइड ओर के लिए होता है। जनरली किसके लिए होता है? सल्फाइड और आर हीटेड। आर हीटेड। इसमें सल्फाइड ओर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर से आगे क्या वर्ड आया? एस। एस मतलब सल्फाइड और आर हीटेड। ओ का मतलब है यहां पर ऑक्सीजन। बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी जरूरी है यहां पर। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी जरूरी, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को गर्म करना रोस्टिंग कहलाता है। फिर आगे आता हमारे पास रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन, तो ये लो, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन गर्म कर दो। ठीक है, लेड सल्फाइड ऑक्सीजन गर्म कर दो। कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन गर्म कर दो। कोई भी रिएक्शन लिख देना। अब खुद से सोचो, SO2 निकलेगी, SO2 निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी सर। SO2 निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। SO2 निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो कौन सी गैस निकलेगी? SO2 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 गैस निकलेगी।
प्लस में क्या बनेगा सर? प्लस में अरे देखो प्योर और से रोस्टिंग करवाकर ऑक्साइड में जा रहे हैं तो ऑक्साइड बनेगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा तो ZnO, लेड का ऑक्साइड बन जाएगा तो लेड ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा तो CuO। तो अब आ गए हम कॉपर के ऑक्साइड पे मतलब कॉपर नहीं, सभी के ऑक्साइड्स पे आ गए। तो सॉरी भाई। तो रोस्टिंग को आप इन 3 पॉइंट में याद करेंगे। सल्फाइड और आर हीटेड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जनरली सल्फाइड और होते हैं, वैसे तो आप हाइड्रोक्साइड को भी हीट कर सकते हो लेकिन मोस्टली सल्फाइड होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन याद कर लेंगे तीनों की तीनों, आप कोई और रिएक्शन भी याद कर सकते हो। कैल्सिनेशन, चलिए कैसे कैल्सिनेशन, कैसे कार्बोनेट, कैसे कार्बोनेट और आर ओर्स, और नहीं ओर्स, आर हीटेड। इसमें क्या करेंगे आप? कार्बोनेट और को हीट करेंगे और ए मतलब एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे आप, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे? हीट करेंगे। सर रिएक्शन, अरे चुटकियों में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, जिंक कार्बोनेट ले लिया यहां पर, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया है यहां पर, ये लो देखो CO3 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 है तो CO2 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 निकलेगी, ठीक है, CO2 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 निकलेगी। और कैल्सिनेशन से भी तो कहां आना है हमें? ऑक्साइड पे, तो यहां पर बन जाएगा CaO, यहां पर बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, यहां पर बन जाएगा MgO प्लस 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 प्लस। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब खुद से सोचो ऑक्साइड बनाना क्यों जरूरी था, ये भी मैं आपको रीजन यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। अब बताओ इसमें से कैल्शियम निकाल सकते हो आप डायरेक्ट? मुश्किल है ना काम। कैसे इसको हटाएं, कैसे इसको हटाएं, यहां से जिंक कैसे निकलेगी, यहां से मैग्नीशियम कैसे निकलेगा, यहां से जिंक कैसे निकलेगा, यहां से लेड कैसे निकलेगा, यहां से कॉपर कैसे निकलेगा, मुश्किल है ना। तो अब सारे के सारे के ऑक्साइड बना दिया आपने, क्या बना दिया? इन सभी के ऑक्साइड। अब ऑक्साइड की रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, बस। यहां से अब ऑक्सीजन हटानी है आपको, तो हटा दूं? ये लो भाई, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन हटा दे, लेड ऑक्साइड में से भी ऑक्सीजन हटा देंगे, कॉपर ऑक्साइड में से भी ऑक्सीजन हटा देंगे। तो भाई ऑक्सीजन हटाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट को। किसको बुलाना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट को। तो सभी में कार्बन 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 डाल दो, तो डाल दिया भाई, कार्बन 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 डाल देंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, ये लो। जिंक कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगी? CO। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगी? CO। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगी? CO प्लस प्लस प्लस। बताओ ऑक्सीजन तो ये लेके चला गया तो यहां बच गई जिंक, ऑक्सीजन तो ये लेके चला गया तो यहां बच गई लेड, ऑक्सीजन तो ये लेकर चला गया तो यहां बच गई CU। तो बोलिए आपको मेटल मिल गई या नहीं मिल गई? ये लो, रिडक्शन करने के बाद आपको क्या मिल गई? मेटल। बोलिए मेटल मिल गई नहीं मिल गई? सर मिल गई, बिल्कुल सर। सर लेकिन यहां पर तो एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गई बच्चे प्रॉब्लम? सर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमने सुना है कि जहरीली गैस होती है, यहाँ पर सांस लेने से आदमी खप जाता है, मतलब मर जाता है। बिल्कुल होती है भाई। इस चीज का सोल्यूशन ये है, अब एक काम करो, नेक्स्ट ऑक्साइड जब आप लोगे CaO तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो, कार्बन की जगह। रिड्यूसिंग एजेंट में यहां पर कार्बन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो, यहां पर भी कार्बन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो, यहां पर भी कार्बन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो। और जैसे ही आप यहां पर हीट करोगे बच्चे, क्या करोगे यहां पर हीट, तो क्या हो जाएगा? वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से ऑक्सीजन लेकर CO2 बना लेगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से ऑक्सीजन लेकर CO2 बना लेगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से ऑक्सीजन लेकर CO2 बना लेगी। ये लो मेटल तो अब भी मिल रही है, कैल्शियम, जिंक, और यहां आ गया बच्चे मैग्नीशियम। क्या आ गया है? मैग्नीशियम। तो यहां पर 2 रिड्यूसिंग एजेंट चूज कर सकते हैं हम, एक तो है कार्बन और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। कहीं पर भी एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, और किस तरह से हम ऑक्साइड से कहां चले गए हैं? मेटल पे चले गए हैं। आर यू क्लियर विद दैट और नॉट? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या है? थर्माइट रिएक्शन। देखिए जनरली एक क्वेश्चन राइज हुआ कि सर मान लीजिए आपके पास क्या है, यहां पर आयरन ऑक्साइड है और यहां पर हमने कार्बन डालकर आयरन बनाया था, तो आप इसमें इससे रिएक्टिव मेटल डाल दो, ये लो एल्यूमिनियम डाल दो। एल्यूमिनियम आयरन से रिएक्टिव है या नहीं? बिल्कुल है। तो एल्यूमिनियम आयरन को सर धक्का मार देगी, Al2O3 बन जाएगा और यहां पर आयरन हो जाएगा अलग। तो भाई बात तो सही है, जब आपको आयरन चाहिए था यहां से, तो आप किसी दूसरी मेटल के साथ भी तो रिडक्शन करवा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाकर। तो बात है बिल्कुल सही, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर फिर से अराइज होता है कि मान लो यहां पर आपको आयरन तो मिल गई लेकिन एल्यूमिनियम तो चली गई। ये लो भाई, कोई आपको
ये तो वही काम नहीं हो गया। ये लो भाई मैं तेरे को 100 रुपये दे रहा हूँ, बदले में मेरे को 2 50-50 के नोट दे दो, फायदा क्या हुआ? 100 का नोट तो चला ही गया। मतलब कोई आपको सिर्फ 50-50 रुपए दे दे वो तो अच्छी बात है, आपको 100 रुपए न देने पड़े तो की बात है ये। लेकिन यहाँ पर तो एक मेटल चली गई है, उसके बदले में दूसरी मेटल मिल गई, तो फायदा है नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, इसको थर्माइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड होता है वो जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और हीट निकलने से जो आयरन मिलता है आपको वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। किस स्टेट में मिलता है बच्चे? वो लिक्विड स्टेट में। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि जो रेल की पटरियां होती हैं बच्चे, इसको जोड़ने के लिए लोहे की जरूरत पड़ेगी, और लोहा क्या होना चाहिए? लिक्विड स्टेट में। तो इस रिएक्शन का यूज वहां पर किया जाता है, थर्माइट रिएक्शन का यूज। कहां पर? रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए। क्लियर? चलिए, एक रिएक्शन स्पेशल थी तो मैंने बीच में बताई है यहाँ पर। तो हम अब आ गए हैं यहाँ पर बच्चे मेटल्स के पास। क्या आ गए हैं? मेटल्स के पास। अब चलो मेटल से प्योर मेटल की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की तरफ। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की तरफ चलते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? पहले तो ये समझिए, रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योर करना, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्योर करना। मान लीजिए आपके पास ये कॉपर है, ये है इम्प्योर कॉपर। क्या है बच्चे? इम्प्योर कॉपर। देखो मेटल है ना, ये इम्प्योर है ना, अभी प्योर करना है इसको प्योरीफाई करना है, तो हम हेल्प लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किस तरह से होगी, आपको ध्यान से समझना है। आप क्या करेंगे? एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, यहां पर बड़ा सा कंटेनर, ठीक। इम्प्योर कॉपर को ना लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो इम्प्योर कॉपर का एक रोड बना देंगे इस तरह से, ये रोड बना दी है इम्प्योर कॉपर की, ठीक। फिर थोड़ा बहुत घर पे यदि प्योर कॉपर रखा हो ना, उसकी भी रोड ले लीजिए, वो राइट साइड में लगा दीजिए। ये तो क्या है बच्चे? प्योर कॉपर। और ये क्या है बच्चे? इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर। हमें तो इसको प्योरीफाई करना है ना, ठीक है भाई। तेरी इंक क्यों नहीं बाहर आ रही? क्या हो गया? ठीक है। अब ऊपर से जोड़ देंगे इसमें बैटरी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। ये लो, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल इस साइड वाला। और इसमें क्या करेंगे आप? जिस मेटल को लिया ना आपने कॉपर, उसी का ही सोल्ट डाल दो। इसमें डाल दिया मैंने कॉपर सल्फेट, तो यहां पर कॉपर सल्फेट तो टूट जाएगा ना, कॉपर 2 पॉजिटिव बना लेगा और SO4 2 नेगेटिव बना लेगा। सर अब क्या होगा बैटरी लगाने से और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालने से? होगा क्या? देखिए क्या होगा, धीरे धीरे इसमें क्या होगा बच्चे, समझते रहना, बिल्कुल प्यार और प्रेम से समझेंगे। जो ये लेफ्ट साइड वाला है इसको बोला जाता है बच्चे एनोड। क्या बोला जाता है इसको? एनोड। जो ये राइट साइड वाला है इसको बोला जाता है भाई कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। भाई रुकिए एक सेकंड, इंक में गड़बड़ है थोड़ी सी, मार्कर की इंक ना इतनी गाढ़ी नहीं चल रही। क्या है भाई, सर्दियां बहुत ज़्यादा है भाई, क्या करें, ठीक है। बच के रहा करो भाई सर्दियों से, यहाँ पर सर्दियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। चलिए तो देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन होगी बच्चे, एनोड पे होगा क्या एक्चुअल में वो देखना है आपको। एनोड पे क्या होगा? जो ये इम्प्योर कॉपर है ना, इसमें से जो कॉपर बैठी हुई है कॉपर, वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी इस साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बैटरी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बैटरी का प्लस है ना, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहां पर जो कॉपर है, कॉपर इम्प्योर वो कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी, तो बना लेगी कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी में से होते हुए यहां आएंगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ठीक। तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे देखो एक्चुअल में होगा क्या, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो ये कॉपर आ गई अंदर, इसके अंदर आ गई, तो कॉपर 2+ बन गया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चले गए और कॉपर 2+ अंदर आ गया। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए हैं ऊपर और एक कॉपर 2+ आ गया अंदर। अब इसको पता है तेरे इलेक्ट्रॉन जो बैटरी में से गए वो उधर आएंगे, तो ये कॉपर 2+ अब वहां चला जाएगा। कॉपर 2+ अब यहां से कहां चला जाएगा बच्चे? इसके ऊपर, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर आएंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, तो कॉपर 2+ को वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? कॉपर। लेकिन ये वाली जो कॉपर होगी ये प्योर होगी बच्चे। क्या होगी? ये प्योर। समझ लीजिए ध्यान से, ये तो इम्प्योर थी, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये अंदर आ गई, अंदर से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहां चिपक गई, यहां 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही वो प्योर कॉपर बन गई। क्या बन गया? प्योर। बोलो प्योरीफाई कर दिया? नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया सर। जहां पर इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जहां पर इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ उसको क्या बोला जाता है बच्चे? रिडक्शन बोला जाता है।
क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन बोलते हैं। सर बिल्कुल क्लियर हो गया सर, ये तो हलवा हो गई चीजें। अब इंप्योरिटीज कहां गई सर, इंप्योरिटीज को कोई पूछने वाला है नहीं, इंप्योरिटीज यहां इकट्ठी हो जाएंगी बच्चे। ये कौन है, इंप्योरिटीज हैं, इनको एनोड मड बोलते हैं। एनोड पंक भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में, एनोड मड भी लिखा हो सकता है। पंक मतलब कीचड़, मड मतलब कीचड़। तो इस तरह से आप इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बना सकते हो। अब आपके पास कोई मेटल हो इम्प्योर, जिंक हो सकती है, आयरन हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है, ठीक है, तो वो यहां पर लगा दीजिए इम्प्योर, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी और यहां से आकर यहां चिपकती रहेगी, यहां से आकर यहां चिपकती रहेगी। तो धीरे धीरे ये तो खत्म हो जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगी और ये मोटी हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर प्योर मेटल चिपक जाएगी। फिर जो बची हुई इम्प्योर कॉपर फिर दोबारा से ले आओ, फिर से रिएक्शन होती रहेगी और ये कहला जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या कहलाएगा ये हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहलाएगा। तो भाई नेक्स्ट आता है हमारे पास लिक्वेशन प्रोसेस। बच्चे क्या आ जाता है, लिक्वेशन प्रोसेस, अगेन रिफाइनिंग का प्रोसेस है। लिक्वेशन में सोचो, देखो लिक्वा, लिक्वा मतलब लिक्विड बनाकर, इसमें लिक्विड बनाकर प्योरीफाई किया जाता है। इसमें जनरली वो मेटल प्योरीफाई की जाती है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसे टीन है आपके पास, लेड वगैरह है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो इन मेटल को प्योरीफाई किया जाता है। सर इसमें करेंगे क्या, देखिए एक बड़ा सा चैम्बर होता है इसमें एक इस तरह से स्लोपिंग हर्थ लगा देते हैं, मतलब एक फट्टा जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से लगा देंगे आप, ठीक है। और यहां पर बच्चे, यहां पर इस फट्टे के यहां पर रख देंगे आप क्या, इम्प्योर मेटल रख देंगे और अंदर से कर देंगे इसको बहुत ज्यादा हीट। तो क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल है यहां पर वो पिघलने लग जाएगी, पिघलेगी, पिघलने के बाद उसमें से जो प्योर मेटल है ना, प्योर मेटल वो पिघल कर नीचे आ जाएगी। कौन आ जाएगी, प्योर मेटल पिघल कर कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी बच्चे, नीचे। और ये नीचे आकर आप यहां पर इसको क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे यहां पर, और इंप्योरिटीज कहां रह जाएंगी, पीछे रह जाएंगी इंप्योरिटीज। ध्यान रहे ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए यहां पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। क्यों सर, क्योंकि यदि ऑक्सीजन हो गई तो वो तो दोबारा से रिएक्ट कर लेगी ना इस मेटल के साथ, और दोबारा से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ऑक्साइड बना लेगी और आप यहां पहुंच जाओगे, पीछे पहुंच जाओगे, है ना, दिक्कत है। हाँ, तो इसमें कौन सी मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है उनको प्योरीफाई करेंगे, हीट करेंगे, मेल्ट हो जाएंगी, प्योर मेटल आ जाएगी नीचे और इंप्योरिटी रह जाएगी ऊपर, और ये प्रोसेस कहलाता है हमारे पास लिक्वेशन प्रोसेस। आगे आते हैं रस्टिंग या फिर कोरोजन जिसको बोला जाता है जनरली। क्या बोला जाता है बच्चे, कोरोजन। ये भाई आप जानते हो कोरोजन का मतलब होता है जब मेटल्स को आप खुला छोड़ते हो, जनरली क्या छोड़ते हो, खुला एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंटल गैसेस के साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, कोरोइड हो जाती है, उनका रंग चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसको कोरोजन बोलते हैं। स्पेसिफिकली जब आयरन का कोरोजन होता है, आयरन का कोरोजन तो उसको रस्टिंग बोला जाता है। तो आयरन का जो रस्ट होता है उसका कैसा कलर होता है बच्चे, ब्राउन रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है, ब्राउन रेड कलर होता है, आयरन के रस्ट का कलर ऐसा होता है। कर लेंगे सर, अच्छी तरह से कर लेंगे। आगे आता है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। भाई आप कोरोजन से कैसे बचा सकते हो, मेटल को रस्टिंग होने से कैसे बचा सकते हो, पेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, ग्रीस वगैरह लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोटिंग कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है बच्चे कोटिंग। क्या आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, कोटिंग, ठीक है भाई बच्चों। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कोरोजन से कैसे बचेंगे, देखिए यहां पर क्या है। तो क्या बोल रहे थे अभी यहां पर, भाई लाइट वालों ने भी दिक्कत कर दी, यहां पर क्या कर रहे थे यहां पर, हाँ कोटिंग, जनरली कोटिंग करेंगे भाई, क्या करेंगे, कोटिंग। कोटिंग का मतलब क्या है, देखो क्या है, आपके पास ये मेटल है, आप इसको जंग लगने से बचाना चाहते हो तो इसके ऊपर दूसरी मेटल की लेयर लगा दो। इससे क्या होगा, क्योंकि जो जंग लगेगा ना पहले ऊपर वाली मेटल को लग जाएगा, अंदर वाली मेटल क्या हो जाएगी, बच जाएगी। इसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। यदि आप जिंक की लेयर लगाते हो कहीं पर, जिंक की क्या लगाते हो, कोटिंग करते हो, लेयर लगाते हो, तो इसको बोला जाता है बच्चे गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्लियर है, तो कोटिंग से आप बच सकते हो, आप मेटल को बचा सकते हो। एक होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चे, देखिए जनरली यूज वहां पर होती है जहां पर पाइप लाइनें होती हैं, पानी की पाइप लाइनें होती हैं, अंदर जो जमीन के अंदर धंसी होती हैं वो पाइप लाइनें, अब उसको जंग लग जाएगा। इससे क्या होता है, देखो उन पाइप लाइनों के ऊपर बचाने के लिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करी जाती है। क्या मतलब इसका, इसके ऊपर वायर लपेट देते हैं, वो वायर,
और ये जो वायर हुआ, जिस मेटल की वो वायर लपेटते हैं वो मेटल एक्टिव मेटल होती है। इस पाइप के कंपैरिजन में देखो, इस पाइप के कंपैरिजन में ये एक्टिव मेटल है जो ऊपर लपेट रखी है। अब क्या होगा, जैसे इस पाइप को जंग लगने के लिए आएगा कि जंग लगेगा, तो जो एक्टिव मेटल पहले रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि एक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो पहले इस वायर को जंग लग जाएगा तो ये पाइप कुछ लंबे टाइम तक बची रहेगी। तो ये सारे मेथड्स हैं जहां से आप रस्टिंग या फिर कोरोजन से आप बचा सकते हो। रेल की पटरियां होती हैं उनको भी कोरोजन से बचाया जाता है इसी तरीके से। ठीक है, कर लेंगे कोरोजन वगैरह, आई होप आप कर लेंगे। तो भाई नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटल्स को बचाने के लिए, वो आता है एलोए बनाने देना। क्या बना देना? एलोए। एलोए का मतलब होता है भाई मिश्र धातु। क्या मतलब होता है? मिश्र धातु। मतलब जब आप मेटल के अंदर दूसरी मेटल मिला देते हो या नॉन मेटल मिला देते हो तो वहां से जो प्रिपेयर होगा वो क्या कहलाएगी? एलोए कहलाएगी। तो मेटल को जंग लगने से बचाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए भी एलोइंग की जाती है, मतलब मिश्र धातु बनाई जाती है। तो भाई वो आप अपनी बुक में से देख लेंगे, कुछ 2-3 मेटल्स हैं उनकी एलोइज आप याद कर लेंगे। जैसे आप स्टील को याद कर लेंगे, पित्तल जो ब्रास होता है, कांसा जो होता है हमारे पास, ब्रोंज जो होता है, उनको बस ये देख लेना कि वो किस किस से मिलकर बनी हुई है। वो तो भी रटने की चीजें तो कुछ समझाने का है नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है, आपको कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा है, ये आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। और जो काम जो आप नहीं करते वो जरूर करेंगे, वो है चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा, या फिर इस वीडियो लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ नहीं, अपने दोस्तों के दोस्तों के साथ भी क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले सके और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करते रहें ज़10 क्लासेस।